जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24। और दोस्तों हमारी जो इतिहास की सीरीज चल रही थी उसमें हमने पढ़ लिया था वैदिक युग में उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल का थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमने देख लिया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी और जो वैदिक समाज था उसमें काफ़ी आर्थिक उन्नति हो गई थी। साथ ही साथ सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी उत्तर वैदिक काल में लोगों का उत्थान हो गया था, उन्नति हो गई थी। दोस्तों इसी के चलते लोहे की खोज के बाद लोहे का यूज़ बढ़ने लगा था, लोहे के उपयोग बढ़ने लगे थे कृषि कार्यों में, सैनिक कार्यों में। यहाँ तक कि लोहे की वजह से ही एक द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों इस द्वितीय नगरीय क्रांति को महाजनपद काल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो दोस्तों आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, महाजनपद काल, जिसका समय 6ठी शताब्दी के बाद शुरू होता है, लगभग 340 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं महाजनपद काल की क्या क्या विशेषताएं थी और एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं महाजनपद काल। तो दोस्तों महाजनपद काल की अगर बात की जाए तो इसका समय काल 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल फला और फूला, जिसमें महाजनपदों का उत्थान हुआ, महाजनपदों का निर्माण शुरू हुआ। दोस्तों आइए देखते हैं कि वो क्या कारण थे जिनसे महाजनपद बने, जो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह रही थी लोहे की खोज और उसके बाद हुई आर्थिक उन्नति, साथ ही साथ उसके बाद राजनीतिक उन्नति, साथ ही उनका क्षेत्रों का जो फैलाव उन्होंने किया, जो एक्सपेंशन उन्होंने किया, विस्तार अब कह सकते हो इसको। तो ये कुछ वजह ऐसी रही थी जिनसे महाजनपदों का उदय हुआ और छोटे छोटे जो जन हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में, वो जन आपस में मिलकर कंबाइन होकर बड़े राज्यों में तब्दील हो गए, उनका क्षेत्र बड़ा हो गया और उन्हीं क्षेत्रों को महाजनपद कहा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहा गया। दोस्तों अगर बात की जाए कि द्वितीय नगरीय क्रांति, तो एक इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड, इन्होंने महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति बोला है, द्वितीय नगरीकरण की क्रांति कहा है। दोस्तों अगर ये द्वितीय है तो प्रथम भी कोई होगी, तो प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया था गार्डन चाइल्ड के द्वारा इतिहास में। दोस्तों अगर बात की जाए कि महाजनपद इनकी संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की संख्या हमें 16 दिखाई देती है अधिकतर जगहों पर जहां इनका वर्णन मिला है। इसके अलावा और कई जगह ऐसी भी है जहां पर इनकी संख्या 16 नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो महाजनपद थे वो दो तरह के थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र ऐसे महाजनपद थे जहां पर किसी राजा विशेष का शासन होता था, वहाँ का जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो एक राजा के हाथ में रहती थी और उस राजा का पद वंशानुगत होता था। दोस्तों हमने उत्तर वैदिक काल में बात की थी कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद था, जो राजन का पद था, वो वंशानुगत हो गया था। पिता के बाद उसके बेटे को सिंहासन मिलता था और उसके बेटे के बाद उसके बेटे को सिंहासन मिलता था और इसी व्यवस्था को बोलते हैं वंशानुगत शासन। तो दोस्तों कुछ राजतंत्र थे उनकी संख्या 14 थी, साथ ही साथ कुछ गणतंत्र भी थे, यानी कि रिपब्लिक। दोस्तों जो रिपब्लिक या गणतंत्र होते हैं वहाँ पर जो शासक होता है, जो एक राज्य का जो राजा होता है, वो वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि अभी हमारा भारत है, तो भारत देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते, वो चुने हुए होते हैं। भारत की जनता उन्हें इनडायरेक्ट रूप से चुनती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो रिपब्लिक दो थे, एक वज्जी और एक मल्ल। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र माने जाते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि महाजनपद काल में कौन से जनपद थे जो गणतंत्र थे। तो गणतंत्र एक वज्जी और एक मल्ल।
अभी आगे इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वज्जी माना जाता है कि 8 महाजनपदों का ग्रुप था, 8 महाजनपदों का ग्रुप था, और ये 2 गणतंत्र इसलिए कहे जाते हैं। दोस्तों संख्या के बारे में हमने बात कर ही ली है कि इनकी संख्या कितनी थी, 16, तो महाजनपद 16 माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उल्लेख की कि महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमें अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अष्टाध्यायी और शिलप्पाधिकारम, इन 4 ग्रंथों में मिलता है। इनके बारे में हम अपनी पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने साहित्यिक स्रोत डिस्कस किए थे। दोस्तों अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, हमें पता है, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है, उसमें इनकी संख्या 16 बताई गई है। और जो 16 हमने लिस्ट बनाई हुई है, ये 16 के 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में डिटेल में इनका डिस्कशन किया गया है। साथ ही साथ भगवती सूत्र की अगर बात की जाए तो ये एक जैन ग्रंथ है, ये एक जैन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी इनकी संख्या 16 ही बताई गई है, लेकिन इनकी लिस्ट थोड़ी डिफरेंस है, अलग अलग है थोड़ा, लेकिन संख्या इनकी भी इसमें 16 ही बताई गई है। दोस्तों अगर बात की जाए अष्टाध्यायी की, तो आप जानते हो ये पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। तो इसमें इनकी संख्या 22 बताते हैं पाणिनि जी। जो 16 महाजनपद हमें अंगुत्तर निकाय में देखने के लिए मिलते हैं, तो इनकी जो संख्या है अष्टाध्यायी में लगभग 22 के बारे में डिस्कस किया गया है कि 22 महाजनपद ये थे। इसके अलावा दोस्तों एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है शिलप्पदिकारम, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, आप देख लीजिएगा पीछे प्लेलिस्ट में। तो शिलप्पदिकारम एक तमिल ग्रंथ है और इसमें भी कुछ महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। इसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। आगे हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए कि महाजनपदों का उदय के क्या क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ कि महाजनपद उदय हुए, महाजनपदों का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और ये जन से जनपद किस तरह से बन गए। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बात की थी कि महाजनपदों के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका फैक्टर है वो था आयरन की डिस्कवरी, लोहे की खोज। दोस्तों लोहे की खोज ने एक रिवोल्यूशन लेके आई, लोहे की खोज से एक रेवोल्यूशन आया, एक क्रांति आई, और ये क्रांति थी आर्थिक क्रांति। लोहे की खोज होने के बाद लोहे का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाने लगा। पहले जो कृषि कार्य का उत्पादन कम होता था, अब लोहे की खोज के बाद लोहे के जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए, लोहे के कह सकते हैं उपकरण यूज़ किए गए, तो उन उपकरणों से कृषि में बदलाव आया और कृषि का उत्पादन काफ़ी बढ़ने लगा। दोस्तों लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी, जिसके बारे में हम अपनी पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो लोहे की खोज के बाद लोहे का उपयोग कृषि कार्यों में और अन्य कार्यों में बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ दोस्तों, लोहे के उपकरण कृषि में इस्तेमाल होने लगे और जिन्होंने कृषि के उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया, और आर्थिक रूप से ये जन उन्नत होने लगे, आर्थिक रूप से सक्षम होने लगे, और आर्थिक रूप से समृद्धशाली हम कह सकते हैं कि यह जनपद होने लगे। इसी के बाद दोस्तों आर्थिक उन्नति के बाद इनका क्षेत्रीय विस्तार शुरू हुआ। इन्होंने भौगोलिक रूप से अपना विस्तार करना शुरू किया, साथ ही साथ राजनीतिक विस्तार इनका शुरू हुआ, और जो राज्य बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों तक सीमित थे, अब वो राज्य अपने क्षेत्र को बढ़ाकर एक बड़े भूभाग पर शासन करने लगे। दोस्तों इन्हीं से महाजनपदों का उदय हुआ। आइए देख लेते हैं इसके क्या क्या कारण थे। तो दोस्तों अगर महाजनपदों के उदय के कारण की बात की जाए तो सबसे पहला कारण हुआ लोहे की खोज। जैसा कि हमने बात की, लोहे की खोज से आर्थिक उन्नति हुई, आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, और आर्थिक उन्नति का कारण था कृषि क्षेत्र की उन्नति, क्योंकि उस समय कृषि का क्षेत्र ही आर्थिक स्रोत हुआ करता था महाजनपदों की। इसके बाद दोस्तों भौगोलिक राजनीतिक विस्तार का युग शुरू हुआ।
छोटे छोटे जन ने अपना राजनीतिक विस्तार शुरू किया, भौगोलिक विस्तार शुरू किया और इनके क्षेत्र बड़े होते गए, जिन्हें बाद में महाजनपद कहा गया। दोस्तों साथ ही साथ लोहे के शस्त्रों का निर्माण शुरू किया गया, लोहे से शस्त्रों का निर्माण शुरू किया, जिससे इनकी सैनिक उन्नति भी हुई और सेना बड़ी बड़ी रखने लगे ये महाजनपद, जिससे इनके राजनीतिक विस्तार में और भौगोलिक विस्तार में बहुत ही मदद इनकी हुई। दोस्तों सैनिक उत्थान के कारण ही छोटे छोटे जन बड़े जनपद में तब्दील हो गए। दोस्तों आइए देखते हैं अब इनकी सूची या लिस्ट, कौन कौन से महाजनपद थे जिनकी लिस्ट हमें प्राप्त होती है। दोस्तों इस लिस्ट को पढ़ने के बाद हम इसके बारे में एक एक करके अलग अलग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो हमारा क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा, एक भी क्वेश्चंस हमारा नहीं बचना चाहिए अगर इस चैप्टर से आ जाता है तो, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इन महाजनपदों की लिस्ट कौन सी थी, सूची कौन कौन सी थी, ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। दोस्तों अगर सूची की बात की जाए तो महाजनपद जो भारत के बाहर स्थित थे, ऐसे महाजनपद 2 थे। एक था काम्बोज जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। दोस्तों ये काम्बोज जो महाजनपद था ये आज के अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था। आज के समय में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है तो उसी क्षेत्र में काम्बोज महाजनपद स्थित था। इसके अलावा दोस्तों दूसरा महाजनपद जो भारत के बाहर स्थित था वो था गांधार या जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दोस्तों ये गांधार वही महाजनपद था जिसका वर्णन, जिसका जिक्र हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है, जहाँ से गांधारी जी बिलोंग करती थी, वही गांधार था जो धृतराष्ट्र जी की पत्नी थी। महाभारत में हमें इसका जिक्र मिलता है। तो माना जाता है कि ये गांधार वही गांधार था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। और दोस्तों यहीं से तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही चाणक्य जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के संस्थापन में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं, वो यहीं के आचार्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है भारत का जो राज्य है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित थे। अब 8 कौन कौन से थे दोस्तों? सबसे पहले हैं काशी, काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी। और दोस्तों ये वही क्षेत्र है जो आजकल वाराणसी बनारस का क्षेत्र उसके आसपास का माना जाता है। ये काशी जनपद इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर बनता था। दूसरा जनपद की महाजनपद की बात करें तो दोस्तों ये था कौशल महाजनपद। और कौशल की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक श्रावस्ती और एक अयोध्या। दोस्तों इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा जनपद महाजनपद की बात की जाए तो ये था चेदी और इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। दोस्तों चौथा महाजनपद था कुरु और इसकी राजधानी उस समय हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। दोस्तों ये इंद्रप्रस्थ आज के दिल्ली मेरठ के क्षेत्र के आसपास का माना जाता था क्षेत्र। और कुरु महाजनपद का उल्लेख भी हमें महाभारत से मिल जाता है। जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था हरियाणा के पास, जो आजकल कैथल के आसपास हरियाणा में पड़ता है, तो वो कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी कुरुवंश के लोगों में माना जाता है, जो पांडव थे और जो कौरव थे। तो कुरुवंश में ही माना जाता है कि ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा 5वें महाजनपद की बात की जाए तो ये था वत्स और इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। दोस्तों छठा महाजनपद जो यूपी में पड़ता था वो था पांचाल और इसकी भी 2 राजधानी हुआ करती थी, अहिछत्र और कामपिल्य। अहिछत्र और कामपिल्य। दोस्तों जो पांचाल का नॉर्दर्न पार्ट पड़ता था, उत्तरी क्षेत्र पड़ता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र। और जो पांचाल महाजनपद का दक्षिणी क्षेत्र था, साउदर्न पार्ट था, उसकी राजधानी हुआ करती थी कामपिल्य। 7वें महाजनपद की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये हुआ करता था मल्ल महाजनपद और उसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, या कहीं कहीं इसका नाम कुशीनीरा भी हमें मिलता है। दोस्तों ये कुशीनगर वही क्षेत्र है जहाँ पर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की अवसान हुआ था, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था।
इसके अलावा अगर 8वें महाजनपद की बात की जाए यूपी के, तो ये था शूरसेन और इसकी राजधानी वर्तमान मथुरा के क्षेत्र में मथुरा ही हुआ करती थी। इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। दोस्तों इनमें से अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी हुआ करती थी और उनका क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पड़ता था। तो दोस्तों एक बार इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, महाजनपद और उनकी राजधानी। बिहार अगर की बात की जाए दोस्तों, कि बिहार राज्य जो वर्तमान का है उसमें 3 महाजनपद हमें उल्लेख मिलते हैं। 3 महाजनपदों का उल्लेख हमें बिहार में प्राप्त होता है। पहला था दोस्तों अंग और इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। दोस्तों ये अंग वही महाजनपद था जिसका उल्लेख महाभारत में हमें मिलता है, जहां युधिष्ठिर ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया था। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो था मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद। दोस्तों इसी मगध जनपद में बाद में मौर्य शासन आता है, पहले अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मगध सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। दोस्तों इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह। मगध जो साम्राज्य था या मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह। कहीं कहीं दोस्तों इसकी राजधानी गिरिव्रज भी प्राप्त होती है। गिरिव्रज, गिरिव्रज। दोस्तों ये गिरिव्रज राजगृह का ही एक नाम था। इसका कारण ये था कि राजगृह जो शहर था, जो राजधानी थी, तो वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पहाड़ियों से घिरी होने के कारण, क्योंकि पहाड़ को एक पर्यायवाची गिरी भी बोलते हैं, तो गिरिव्रज इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये शहर पूरा राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहाँ पहुँचना, यहाँ युद्ध करना बहुत ही मुश्किल माना जाता था, जिससे ये राजधानी बहुत ही सेफ हुआ करती थी। तीसरे महाजनपद की अगर बात की जाए तो ये वज्जी था और इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। दोस्तों बिहार में ये 3 महाजनपद ही हैं वर्तमान बिहार में, अंग, मगध और वज्जी, और इनकी राजधानी है चंपा, राजगृह और वैशाली। दोस्तों ये आपको याद रखना है। राजस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में केवल एक महाजनपद का उल्लेख मिलता है जो वर्तमान राजस्थान है, और वो था मत्स्य। दोस्तों इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी केवल एक ही महाजनपद का उल्लेख हमें मिलता है और ये था अवंती, अवंती महाजनपद। दोस्तों इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। नॉर्दर्न पार्ट की राजधानी बात की जाए और साउदर्न की, तो नॉर्दर्न पार्ट में इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, उज्जैनी। और अगर साउदर्न पार्ट की इसकी बात की जाए, जो दक्षिण था अवंती का, तो उसकी राजधानी थी महेशमती, महेशमती। दोस्तों महेशमती का उल्लेख आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में महेशमती के बारे में आपने सुना होगा। एक मूवी आई थी बाहुबली, बाहुबली 1 और बाहुबली 2, तो उसमें महेशमती साम्राज्य का जिक्र है, तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो कि इसकी राजधानी महेशमती हुआ करती थी, जो दक्षिण भाग था अवंती का। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद का उल्लेख मिलता है अश्मक, या कहीं कहीं इसका नाम आपको अस्सक भी मिल सकता है, अस्सक, अस्सक अथवा अश्मक। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और इसकी राजधानी थी दोस्तों पोटन। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था वो कौन सा था, तो दोस्तों उसका नाम था अश्मक। दोस्तों ये थी हमारी 16 महाजनपदों की लिस्ट, और इसके बारे में सारे 16 महाजनपदों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपनी अगली कक्षा में। सारे महाजनपदों को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस महाजनपद से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और कौन सा पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।